लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले अब कर लेते हैं नई चीज़ें। ठीक है, तो वी एस कोड में आपने सर्च करना है गूगल में, डाउनलोड वी एस कोड फॉर विंडोज़, और उसके बाद आपने फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है। लिंक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, यहाँ से आप सभी लोग गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो विंडोज जनरली हम सभी लोग विंडोज़ के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, मैक पर सेलेक्टेड पीपल्स काम करते हैं। बाकी लिनक्स जो है जनरली जब हम लोग कोई न्यू लैपटॉप बाय करने जाते हैं तो हमें 3 चॉइसेस मिलते हैं, या तो विंडो बेस्ड आप खरीद लीजिए, या फिर आपको डॉस बेस्ड मिलता है, या फिर लिनक्स बेस्ड मिलता है। बीइंग ए वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर हमें लिनक्स चूज़ करना चाहिए, क्योंकि विंडो क्या होता है ना, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो बैकग्राउंड में रन होती रहती है। और आप अगर जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गेमिंग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो गेमिंग लैपटॉप यूज़ करने से होता है क्या ना कि आपको लैपटॉप का फुल पोटेंशियल मिलता ही नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी उसका जो स्ट्रेंथ है वो कहीं और ही यूज़ हो रहा होता है। बट अगर आपके पास लिनक्स बेस्ड है और i3 भी होगा तो वो आपका गेमिंग से भी ऊपर काम करेगा, और कॉस्ट भी आधी से आधी होगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ से आपने चूज़ करना है फॉर विंडोज़। विंडोज़ पर जब आप टैप करोगे तो आपके पास एक छोटा सा 65 MB का एक सेटअप डाउनलोड होने वाला है, उसको आपने डबल क्लिक करके रन करना है। सिंपल इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट 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 करते जाइए, काम हो जाएगा। सो इंस्टॉल करने के बाद जब आप वी एस कोड अपना ओपन करेंगे तो थोड़े बहुत आपने एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लेने हैं, वो आपको बता देते हैं। सो जैसे जब एक नया वी एस कोड ओपन होता है तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट। यहाँ से आप स्टार्ट में देखेंगे न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, इस तरह के हमारे पास ऑप्शन है। रिसेंट हमने अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम किया होगा तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 5-6 ऑप्शन देता है, उसके बाद आप मोर में जाके और प्रीवियस हिस्ट्री भी एक्सप्लोर कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अगर आप इस पैनल पर क्लिक करेंगे एक्सप्लोरर के ऊपर तो आपका यहाँ से पूरा का पूरा डायरेक्टरी ओपन हो जाता है। जैसे हम आज की डेट में अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, ओपन फोल्डर, अपने बैच टाइम में आएंगे, डेस्कटॉप, MWF, और यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे अपना बैच टाइम, एक फोल्डर बनाएंगे अप्रैल 24। अब चॉइस आपकी है कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल भी अगर यहाँ पर एक्सेस करने तो आप पूरा डायरेक्टरी ले लीजिए यहाँ से कि भी हमें इस पूरे डायरेक्टरी को ओपन करना है, और अगर आपने सिर्फ बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी को एक्सेस करना है तो इस सेलेक्टेड फोल्डर को आप यहाँ पर ओपन करा लोगे। ठीक है, तो हम जैसे पूरा ले लेते हैं सेलेक्ट फोल्डर, तो यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट आ गया, और वापस से ओपन फोल्डर में आइए, बैक करिए, चूज़ करिए, तो हमारे जितने भी फोल्डर थे 12 to 130 के अंदर सारे फोल्डर हमें यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे। ठीक है, सो ये अपना करंट मंथ। यहाँ से आप कोई न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, आपने यहाँ से प्रेस करना है राइट क्लिक, न्यू लाइन, उसको न्यू फाइल, अदरवाइज आप यहाँ से न्यू फाइल चूज़ कर सकते हो, या फिर कंट्रोल N जो कमांड होता है उससे भी आप न्यू फाइल बना सकते हो। सो पहले हम लोग बनाएंगे एक फ़ोल्डर, आज डेट हो गया 01/04/24, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे अपना न्यू फाइल लाइक index.html। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप अपनी कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग लिखना चाह रहे हो जो हम लोग हर बार लिखते हैं डॉक टाइप वगैरह, तो आप यहाँ पर जाकर सिंपल टाइप करेंगे HTML, तो यहाँ से आपको HTML5 एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने ये चूज़ करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिख के आ जाएगा इसके अंदर। अब अगर बाय मिस्टेक आपका कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है, तब ये काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जब आप लिखें तो कैप्स लॉक आपका ऑफ रहे तो आप इसको देख पाओगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप यहाँ पर एक देखोगे एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है HTML टैग के अंदर, जो कि अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था, वो है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। ठीक है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट का एडवांटेज होता है कि आप गूगल को जब कंसोल में अपनी साइट को सबमिट करते हो, एक तो उसके लिए हो जाता है, दूसरा बेनिफिट आता है हमारी साइट को ट्रांसलेशन से बचाने के लिए, कि हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिक ट्रांसलेट ना हो जाए किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इससे गूगल को क्लियर इंस्ट्रक्शन जाता है कि हमने जो वेबसाइट में लिखा है वो सब क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ऑटो ट्रांसलेट नहीं होगा। अब इंग्लिश US अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं या UK अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर कैरेक्टर सेट आप देखोगे एक मैट आपको दिखाई देगा UTF-8, यूनिवर्सल टाइप फॉन्ट हमारा जो है वो 8 है। तो जब आप कोई नोटपैड में फाइल बनाते हो और जब आप उसको सेव करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कैरेक्टर एनकोडिंग
तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारी किस में चल रही है, UTF-8 में ही थी। बट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने से कुछ नहीं होता, आपको ये चीज़ भी लिख के ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो VS कोड क्या करेगा, जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें ऑटोमेटिक आपको लगा के देगा। एक और मेटा यहाँ पर अवेलेबल है, व्यू पोर्ट। इसका हम लोगों ने यूज़ तब किया था जब हम लोगों ने रेस्पॉन्सिव वाला एग्जाम्पल ट्राई किया था। तो आज की डेट में एक चीज़ ध्यान रखना, 2020 के बाद गूगल का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी वेबसाइट में मेटा टैग नहीं है और आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है तो वो गूगल में इंडेक्स भी नहीं होगी। सो अगर आप कोई रेस्पॉन्सिव साइट बना रहे हो तो मेक श्योर करें कि उसके अंदर व्यू पोर्ट आपका अवेलेबल हो। यही वाला पार्ट आपका वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव कराता है, ठीक है। बाकी नीचे आप अपना टाइटल वगैरह जो डिफाइन करते हैं वो सब चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 मेटा हमारे एडिशनल आ गए इसके अंदर, प्लस हमारा एक एट्रीब्यूट लैंग्वेज वाला है, ये एडिशनल है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, ठीक है। अब कुछ एक्सटेंशंस की हम लोग बात करेंगे जिनको आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे नोटपैड में क्या होता है कि आप पहले एक फ़ाइल बनाते हो, बनाने के बाद फिर आप अपने फोल्डर में जाते हो, फिर उसको आप जाके यहाँ से ओपन करते हो, है ना। हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चूज़ कर लें इसको डेस्कटॉप, MWF अपना बैच टाइम 12 to 130, ठीक है। तो हमें इस तरह से चलाना पड़ता है फाइल को। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, तो इसको ऑटोमेटिक करने के लिए क्या किया जाए, आपने VS कोड में यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जाके आपने एक एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा, Shift+Ctrl+X की कमांड है, यहाँ पर क्लिक करोगे और इसमें आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है लाइव सर्वर के नाम से। तो ये लाइव सर्वर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, आप अपने पेज पर जैसे ही राइट क्लिक करोगे, ठीक है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू ऑन लाइव सर्वर। तो जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे, ओपन लाइव सर्वर, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा उसके अंदर जाके हमारा पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। दूसरा, अगर ये पेज मेरा ओपन है, आप VS कोड में कुछ भी लिखोगे, जैसे हमने लिखा H1 टैग, हमने कहा इसका दिस इज़ अ हेडर, हमने यहाँ पर Ctrl+S प्रेस किया, हमारे लाइव सर्वर में ऑटोमेटिकली वो मैसेज अपना रेंडर भी हो गया। समझा रहे हैं। तो अगर आपके पास 2 स्क्रीन है, जैसे मैं यूज़ करूँ, तो एक तरफ अपनी ब्राउज़र ओपन करके रखो, एक तरफ VS कोड ओपन करके रख लो, रियल टाइम में जो आप लिखते जाओगे वहाँ पर सामने आते जाएगा डेटा आपका, ठीक है। एक और एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, मैं अगर यहाँ पर चेंज कर दूँ 1 की जगह पर क्या 2, तो ऑटोमेटिकली रीनेम हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके VS कोड में ये नहीं होगा, उसके लिए भी आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना रहेगा। इसको हम बोलते हैं ऑटो रीनेम टैग, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो फिलहाल आपको 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं, वन इज़ लाइव सर्वर एंड सेकेंड इज़ ऑटो रीनेम टैग। लक्ष्य, दीपांशु, सिर्फ तालिब रह गया। चलिए, सो अगर आप बूटस्ट्रैप पर काम कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। यहाँ पर आइए, सर्च करेंगे यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप, ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की। इसका लिंक आपको शेयर कर रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। अभी जो अपना लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो क्या है, 5.3.3। सो इसकी जर्नी काफ़ी पहले स्टार्ट हुई थी और 1 से स्टार्ट हुआ और अभी ये लेटेस्ट 5 तक अवेलेबल है। इसके अगर हम लोग 5 के बाद 0.3 को अगर अवॉइड करें तो अब तक इसके 5 मेजर अपडेट्स आ चुके हैं, ठीक है। और उन 5 मेजर अपडेट्स के साथ ये हर बार काफ़ी एडवांस हुआ है, ठीक है। जो सबसे पहला इसका अपडेट था उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपका डेस्कटॉप के लिए और आपका मोबाइल के लिए, उसके लिए काम करता था। सेकेंड अपडेट में डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल तीनों के लिए अवेलेबल हो गया।
और ये बूटस्ट्रैप 4 तक बेसिकली चला है आपका जावास्क्रिप्ट के साथ, जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे थे जेक्वेरी। अभी जो हमारा जब से 5 का अपडेट आया, ये हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर का अपडेट आया 5, और तब से इसके अंदर माइक्रो अपडेट्स आ रहे हैं। तो तब से इसके अंदर यूज़ हो रहा है जेक्वेरी की जगह पर vanilla.js, यानी कि अब जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी दोनों ही इसके अंदर मिक्स है। पहले ओनली जेक्वेरी चल रहा था, उससे पहले प्योर जावास्क्रिप्ट था, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 3 वर्जन रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट, उसके बाद में जो आपका अपडेट रहा है 4 वाला, वो रहा है कम्प्लीटली जेक्वेरी पर बेस्ड, और अभी जो राइट नाउ चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड है, जिसको हम जानते हैं vanilla.js के नाम से। सो यहाँ पर जो ये बूटस्ट्रैप है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, बिल्ड फास्ट रेस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। अब यहाँ पर बिल्ड फास्ट क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपको कोडिंग बहुत कम करना पड़ेगा, बस आपको अपने स्ट्रक्चर में डेटा इंजेक्ट करना रहेगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिव साइट्स यानी कि जो डिवाइस के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स करे, लाइक अगर मोबाइल हुआ तो मोबाइल के अकॉर्डिंग ऑटो चेंज, टैबलेट हुआ तो टैबलेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज कैसे करता है? इसके अंदर जो JS लगी हुई है ना, vanilla.js, उसका काम है वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, उसकी व्यू पोर्ट विड्थ कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रेंडर कर देता है, ठीक है। पावरफुल एक्सटेंसिबल एंड फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट, ठीक है। इसके साथ आप एक फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका बैक एंड से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए। बिल्ड एंड कस्टमाइज विद SaaS, यूटिलाइज प्री बिल्ड ग्रिड सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, and bring projects to life with powerful JavaScript plugins. Hello. So यहाँ पर आप देखोगे एक नीचे npm अवेलेबल है, $npm i bootstrap @5.3.3, ठीक है। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। अब ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है कमांड जो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर हैं। अभी तक जो हमारी जर्नी चली वो है एज ए फ्रंट एंड डिज़ाइनर, ठीक है। फिर आता है फ्रंट एंड डेवलपर, फिर आता है बैक एंड डेवलपर, ठीक है। तो जो लोग रिएक्ट में काम कर रहे हैं या एंगुलर में काम कर रहे हैं या व्यू के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो लोग इस कमांड के थ्रू पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद यूज़ करेंगे। सो जो भी आपका नया अपडेट आता है उसके बारे में कुछ नए फीचर्स जो ऐड ऑन होते हैं वो आपको न्यू पर टैप करके आपको पता चल जाए क्या नया उसके अंदर चेंजेस हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो हमें यहाँ से एंटर करना है डॉक्स के अंदर। डॉक्स में आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है गेटिंग स्टार्टेड में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ देखेंगे गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप इज़ अ पावरफुल फीचर पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट, बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन इन मिनट्स। अब प्रोटोटाइप क्या है? लाइक अगर मैंने कोई डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया लेकिन मैंने इसको कोई भी रियलिस्टिक कलर इमेज वगैरह ऑफर नहीं किया है, इट मीन्स कि वो क्या हुआ, वायर फ्रेमिंग यानी कि प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइप जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं। जैसे हमें कोई स्लाइडर चलाना है, ठीक है, और हमें सामने वालों को ये मैसेज देना है कि इस जगह पर स्लाइडर हमारा वर्क करेगा। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स में हम लोग यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं लेट्स से क्राउजल। क्राउजल में आप यहाँ देखोगे, समझ आ रहा है? सो प्रोटोटाइप जो होता है वो फंक्शनल प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, और अगर ये फंक्शनल नहीं होता तो फिर ये ओनली वायर फ्रेम था, ठीक है। तो इसमें जितने भी आप यहाँ पर कंपोनेंट्स देखोगे जो अपने डिज़ाइन में आप यूज़ करने वाले हैं वो सारे आपको फंक्शनल मिलेंगे। बस आपने करना है क्या है, इस ग्रे स्केल की जगह पर अपनी इमेज लगानी है, आपकी इमेज स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। हाँ, वहाँ लिखना पड़ रहा था ना, यहाँ लिखना नहीं पड़ रहा हमें, यहाँ हमें बस फोटोग्राफ देना पड़ रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या लिखा रहा है, प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन इन मिनट्स। तो यानी कि मुझे क्राउजल अगर लगाना है, मैंने कोड लिया, कॉपी पेस्ट किया, बस अपनी फोटोग्राफ का पाथ वहाँ पर लगाना है, विद इन ए मिनट आपका क्राउजल एक्टिव हो गया। अब यहीं पर आपको बोला जाए कि भी इसको बनाओ, तो आप पहले HTML लिखोगे, पहले CSS लिखोगे, फिर उसका JS लिखोगे, तो अगेन टाइम टेकन प्रोसेस, यानी कि 1.5 घंटा आपका चला गया उसके अंदर, और यहाँ पर इसकी हेल्प से 1.5 घंटे में पूरा एक पेज बन के तैयार हो जाता है। सो ये है मेजर डिफरेंस, प्लस रेस्पॉन्सिव भी होगा साथ ही साथ। सो यहाँ पर क्विक स्टार्ट की अगर हम लोग बात करें, गेट स्टार्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग बूटस्ट्रैप प्रोडक्शन रेडी CSS एंड जावास्क्रिप्ट वाया CDN। CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप एक JS की फाइल को लोकली चला रहे हो, ठीक है, तो उसका लोड ज़्यादा होता है, और अगर आप एक JS की फाइल को कहीं से होस्ट करके चला रहे हो तो उसका क्या होगा, हमें जैसे पता है कि जब आप पहली बार कोई वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हो अपने कंप्यूटर में तो वो चलती है स्लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप सेम वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हो वो इंस्टेंट खुल जाती है
है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके कैशे हमारे लोकल मेमोरी में स्टोर हो जाती है। सिमिलरली सीडीएन भी जब हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़र के कंप्यूटर में कैशे में स्टोर रहते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जब मेरा कोई भी जेएस का प्रोजेक्ट ओपन होगा बूटस्ट्रैप में जो बना होगा, तो वो क्या होगा, इंस्टेंट खुलता रहेगा। ठीक है, तो हमने जावास्क्रिप्ट वगैरह जो है या सीएसएस वगैरह जो है वो सब किससे यूज़ करना है, सीडीएन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो गेट स्टार्टेड एंड बाय इंक्लूडिंग बूटस्ट्रैप प्रोडक्शन रेडी सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट वाया सीडीएन विदाउट द नीड फॉर एनी बिल्ड स्टेप, सी इट इन प्रैक्टिस विद दिस बूटस्ट्रैप कोड पेन डेमो। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ डेमो दे रखे हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा कुछ एक कोड अवेलेबल है। ठीक है, सीएसएस और जेएस का जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पूरा हमारा ब्लैंक आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जितना भी पार्ट मेरा बना है ये किससे बना, सीडीएन के थ्रू बना है, यानी कि एक लाइब्रेरी अटैच हो रखी है, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई कोड आपको नहीं दिखाई देगा। बट अगर ये लिखा गया होता है इसका एक एक HTML CSS, तो आपको दोनों चीज़ यहाँ दिखती है, यानी कि इंटरनल या जैसे हम लोग लिखते हैं वो चीज़। तो इन्होंने देखो अपना खुद का एक आपको बॉयलर प्लेट दे दिया कि अगर कोई नोटपैड में चला रहा है, VS कोड यूज़ नहीं कर रहा है, तो सिंपल यहाँ से कॉपी बटन दबाएगा, नोटपैड में ले जाके इस पार्ट को पेस्ट कर लेगा। तो देखो सब कुछ वही अवेलेबल है जो होना चाहिए। अब अगर आपको इसमें इंक्लूड करना है बूटस्ट्रैप, तो इन्होंने यहाँ पर एक दूसरा बनाया। एक तो बेस प्लेट हो गया, बॉयलर प्लेट जो हम लोग बोलते हैं, दूसरा आ गया हमारा लिंक के साथ। ठीक है, तो हेड में कॉल होता है CSS और बॉडी में कॉल होता है JS। ठीक है, वैसे दोनों में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको यही सिखाया था कि जहाँ पर बॉडी एंड होता है उसके जस्ट ऊपर स्क्रिप्ट टैग कॉल करना चाहिए। बेनिफिट, कल को मान लो कहीं कोई कोड में एरर हुआ तो हमारे वेबसाइट का लोडिंग जो होगा वो बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। ठीक है, सो ये आपको बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से इस पार्ट को पहले करेंगे कॉपी, यहाँ पर लाके इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो कोई भी चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, सब कुछ सेम है। अब बॉयलर प्लेट लगाइए इसमें, यहाँ से हमने किया कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल S कीजिए। अगर बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इसमें इंटीग्रेट हो गया है तो हमारा जो फॉन्ट की रेंडरिंग है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैं इस लिंक को अभी के लिए क्या करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। कमेंट बनाया हमने इसको, तो अभी हमारा जो इसका आउटपुट है वो कैसा आ रहा है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में। अगर इस पर बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो चुका है तो इसका रेंडरिंग जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। कंट्रोल S, बदल गया फॉन्ट वगैरह, तो क्लियरली पता चल रहा है कि बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो चुका है इसमें। अच्छी कमाल की चीज़ क्या है इसमें कि जैसे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हमें कि भी फॉन्ट साइज़ क्या लगाया जाए किसी भी वेबसाइट को बनाते हुए, तो इन्होंने सभी चीज़ें पहले से लिख के डाली हुई है कि क्या बेस्ट सुटेबल फॉन्ट साइज़ होगा, कौन कौन से आपके मैसेज के लिए कलर होने चाहिए। जैसे कहीं पर कोई वार्निंग है तो उसके लिए उन्होंने वार्निंग का कलर पहले से सेट किया हुआ है। कहीं पे कोई सक्सेस मैसेज है, लाइक कोई फॉर्म आपने सबमिट कराया, उसके अंदर आप फील्ड को वैलिडेट करा रहे हैं ग्रीन कलर के साथ, तो वो ग्रीन भी प्रॉपर ग्रीन ना होकर इन्होंने टिंट ग्रीन का यूज़ कर रखा है। या फिर अगर आपका कोई डेंजर मैसेज अगर आप पास कर रहे हैं, भाई यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, तो उसका भी पहले से सेट है। तो हर चीज़ पहले से सेट है आपकी इसके अंदर। तो जो UI UX के स्टूडेंट्स हैं अपने, कोई है UI UX के इसमें, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने मीनिंगफुल तरीके से उसको मैनिपुलेट कराते जाना है, वो आप सीख जाओगे कैसे करते हैं चीज़ें। चलिए, तो पहला पार्ट क्लियर। क्विक स्टार्ट में क्रिएट अ न्यू index.html फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट, इंक्लूड मेटा नेम व्यूपोर्ट टैग एज वेल फॉर प्रॉपर रेस्पॉन्सिव बिहेवियर इन मोबाइल डिवाइसेस। अगर ये टैग मिसिंग होगा तो ध्यान रखना रेस्पॉन्सिव वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चाहे JS भी लगा रखो तब भी। सेकंड, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, place the link tag in head for our CSS and script tag for our JavaScript bundle, including popper for positioning, drop downs, poppers, tooltips before the closing body। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा इसके साथ ये वाला पार्ट ऐड हो चुका है। अब जब हमने इस फाइल को यहाँ पर ऐड किया तो इसका नेम क्या था, bundle.min.js। min का मतलब पता है अपने को क्या होता है, मिनीफाइड वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया है, पॉपर मिन एंड बूटस्ट्रैप मिन। अब
पॉपर का काम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्या हम बंडल का यूज़ करें या ना करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपकी वेबसाइट में ड्रॉप डाउन्स वगैरह हैं, लाइक आप चाहते हो कि माउस ले जाने पर कुछ इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाए, तो आपको पॉपर की जेएस लगानी पड़ेगी। और अगर आपकी वेबसाइट में कहीं पर भी ड्रॉप डाउन का जिक्र नहीं हो रहा है तो आपको पॉपर की जेएस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप अपना लोड कम कर सकते हो जेएस का। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन पॉप ओवर्स क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग किसी फंक्शन के ऊपर माउस लेके गए और उसके ऊपर एक पॉपअप आ जाता है छोटा सा, जैसे फ्लिपकार्ट में आप देखते हो जब स्टार्ट होता है तो एकदम से यहाँ पर लिखा आता है लॉगिन के साथ में, अभी देखना नोटिस करना, आ गया लॉगिन, दिस इज कॉल्ड पॉप ओवर, ठीक है। या फिर टूल टिप, कि भाई ये जो अभी यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये तब आता है जब मैं माउस लेके जाता हूँ उसके ऊपर, ठीक है, जो कि अभी आप देख रहे हो जैसे लॉगिन के ऊपर मेरा माउस गया तो वहाँ पर एक टूल टिप हमें दिखाई दे रहा है लॉगिन। तो वो टूल टिप नॉर्मल वाला है जो हम लोग टाइटल इक्वल टू करके डिफाइन करते हैं, बट ये जेएस वाला नहीं है। जेएस वाला जो चल रहा था वो सबसे पहले जो आया था वही वाला है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए हमें पॉपर्स की रिक्वायरमेंट आती है, अदरवाइज आपको पॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। बंडल में मिक्स है, यानी कि ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो आप ये देखो कि आपको अगर इन फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है प्रोजेक्ट के अंदर तो आपने सिंपल बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस डालना है, अदरवाइज हमें डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? बताओ बताओ। जैसे नीचे दोनों अलग अलग दे रखे हैं, दोनों अलग अलग देखें, ऊपर करेक्ट, वाला बंडल दे रखा है। तो ऊपर वाले में जैसे हमें पॉपर वगैरह चाहिए ये, तो हम बंडल में हमने डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, बंडल के अंदर पॉपर ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए उसका नेम रखा है बंडल डॉट जेएस, ठीक और है। अगर जैसे पॉपर्स नहीं है तो खाली हम ये बूटस्ट्रैप वाला डालें। हाँ बस ये वाला डालो, ठीक है। जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है उसमें बंडल वाला डाला हुआ है, मतलब हाँ फ्लिपकार्ट देखो इस पर बना नहीं, फ्लिपकार्ट बना है रिएक्ट के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी जेएस जो है वो अलग चलती है, पूरी की पूरी सिस्टम उसका डिफरेंट है, उसके लिए पूरी अलग बूटस्ट्रैप लिखी गई है, उसकी लिए चलती है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इसकी कोडिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि रिएक्ट में डिफरेंट तरीके से हम लोग कोड को रीड राइट करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे तो सब कुछ जेएस के फॉर्म में चलता है इसके अंदर। सर इन दोनों से बढ़िया है। दोनों ही बढ़िया है। अब अगर आपको सिंपल एक डिज़ाइनिंग का काम करना है तो नॉर्मल बूटस्ट्रैप बढ़िया है, लेकिन अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, वेब डिज़ाइनर नहीं हो, तो उस कंडीशन में फिर वो रिएक्ट वाला बढ़िया है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन जो बनते हैं लाइट होते हैं काफ़ी एक नॉर्मल वेबसाइट के कंपैरिजन में। एक छोटा सा डिफरेंस समझो, जैसे हम इनकॉग्निटो मोड में आते हैं, इनकॉग्निटो मोड का हमें पता है कि ये हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं करता है, ठीक है, चाहे आपकी कैशे हो कुछ भी हो, सब कुछ सेशन बंद फ्लश हो जाएगा ऑटोमेटिक। हम यहाँ जाके लिखते हैं फ्लिपकार्ट, डेटा कितनी जल्दी आया पता भी नहीं चला, एक झटके में जैसे कमांड गया फटाक से डेटा आ गया। इतना फास्ट काम तभी हो सकता है जब आपके प्रोजेक्ट में रिएक्ट का यूज़ हो रखा हो, और अगर आपकी वेबसाइट नॉर्मल बनी होगी तो चंक्स में डेटा लोड होगा। समझ रहे हो डिफरेंस? या ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये एनिमेशन हाँ डाली एनिमेशन। ये हाँ ये तो हम भी डाल सकते हैं, नहीं तो जावास्क्रिप्ट से हमने सीख तो लिया बनाना। अच्छा मैंने तुम्हें स्लाइड करना नहीं सिखाया था ना, मैं तो फेड इन फेड आउट वाला करा दिया था। स्लाइड वाला भी बना सकते, वैसे स्लाइड वाला बूटस्ट्रैप का ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, तो वैसा कोई लोड नहीं है उसका। बट इतना फास्ट जो डेटा मेरा लोड हुआ ना, इसके पीछे दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, वन इज़ टेक्नोलॉजी क्या है, सेकंड इज़ सर्वर क्या है हमारा, कहाँ से वेबसाइट होस्ट हो रखी है। पता चला हमने एक ऐसी जगह से वेबसाइट को होस्ट कर दिया जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स होस्ट हो रखी है। ऐसा समझो जैसे कि कंप्यूटर मेरा है, ये सर्वर है, इसके ऊपर हम लोग एक साथ बहुत सारे साइमल्टेनियसली सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब 10 चीज़ें एक साथ आप चलाओगे तो एक किसी न किसी की जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो उसी तरह से क्या होता है, जब किसी वेबसाइट को हम लोग बाकी वेबसाइट के साथ मिक्स करके चलाते हैं ना, अब मान लो कि इस कंप्यूटर पे 10 वेबसाइट है, 10 में से एक वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बाकी 9 भी ऑटोमेटिकली हैम्पर हो जाएंगी उसके चक्कर में, उनकी स्पीड भी स्लो होगी। इनका डेडिकेटेड सर्वर है, डेडिकेटेड है। तो इसका मतलब समझ में आया, बंडल का हमने कब यूज़ करना है, जब हमें सभी फीचर्स को एक साथ यूज़ करना है, अदरवाइज आप यहाँ से स्पेसिफिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हेलो वर्ल्ड ओपन द पेज इन योर ब्राउजर ऑफ चॉइस टू सी योर बूटस्ट्रैप पेज, नाउ यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर बूटस्ट्रैप बाय क्रिएटिंग योर ओन लेआउट
adding dozens of components which is already available and utilizing our official examples. ठीक है, तो अगर आपका हेलो वर्ड चेंज हो गया इट मीन्स कि आपका पेज जो है वो बूटस्ट्रैप रेडी है, अपना डेटा डालिए, सब कुछ काम करना स्टार्ट कर जाएगा उसके अंदर. तो यहाँ पर देखो उन्होंने डेडिकेटेड लिंक दिए हैं. भाई हो सकता है कि कोई पूरी की पूरी यहाँ से बॉयलर प्लेट कॉपी ना कर रहा हो तो डायरेक्टली यहाँ से आके CSS का लिंक एंड JS का लिंक यहाँ से कॉपी कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हो या फिर आप यहाँ से पर्टिकुलर कॉपी कर सकते हो या फिर एंटायर कोड कॉपी कर सकते हो. अब इन्होंने अलग अलग क्यों दिए? अब हो सकता है कि एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल स्क्रैच से बना रहा हो पूरी वेबसाइट, एक बंदा ऐसा हो सकता है कि जो बने हुए डिज़ाइन को ही कस्टमाइज़ कर रहा हो बूटस्ट्रैप के अंदर, तो वो इसको तो लगाएगा नहीं तो पूरा कोड चला जाएगा उसका. तो उसके लिए उन्होंने लिंक दे दिया, एक हेड में डाल दो. सॉरी, ये आपका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है या आपका CSS वाला पार्ट है, तो इनको आप अलग अलग अपना कॉल करा सकते हो. अब यहाँ पर समझो JS कंपोनेंट्स, अलर्ट्स या जितने भी हम लोग फीचर्स देख रहे हैं सिर्फ इनको छोड़ के, तो आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन फॉर डिस्प्लेइंग एंड पोजिशनिंग ऑल्सो रिक्वायर्स पॉपर्स एंड टूल टिप एंड पॉप ओवर्स फॉर डिस्प्लेइंग एंड पोजिशनिंग ऑल्सो रिक्वायर पॉपर. यानी कि ये 2 फीचर चलाने के लिए आपको पॉपर्स की रिक्वायरमेंट है, बाकी सारे आपके बूटस्ट्रैप min.js से चल जाएंगे. ठीक है, तो ध्यान रखना अगर पॉपर नहीं होगा तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी हमारी. चलिए इंट्रोडक्शन पर थे हम लोग. एक मेथड होता है ये जो हमने लाइव इंटीग्रेट कर लिया. इसके केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में नेट इनेबल होना चाहिए 24/7 जब भी आप काम कर रहे हैं. दूसरा मेथड आता है हमारा डाउनलोड मेथड, कि आपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में ही सेव कर दिया. अब कंप्यूटर में नेट हो ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार नेट चला के रख लो. तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शंस डाउनलोड बूटस्ट्रैप to get the compiled CSS and JavaScript source code or include it with your favorite package manager like npm, Ruby Gems and more. ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं इस तरह का मेथड. रूबी क्या है? रूबी रेल्स बेसिकली आपका डेवलपमेंट में यूज़ होता है, जो हम लोग बनाते हैं नमपाई वगैरह, जैसे आपकी छोटी छोटी जो होती है डिवाइस, क्या बताऊँ उसको, मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका. वो आपने देखो अमेजोन के ऊपर बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर आते हैं आजकल, मतलब बहुत पॉकेट फ्रेंडली साइज़ के. उसका मुझे नाम क्या बोलते हैं उसको, अभी याद आ जाएगा. नहीं नहीं वो नहीं, उसका एक टेक्निकल नेम है, मैं भूल रहा हूँ. स्मॉल कंप्यूटर करके सर्च करो. ऑर्डिनो बोलते हैं उसको. ठीक है, तो इस तरह के ना छोटे छोटे बोर्ड वगैरह होते हैं हमारे, इसके लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं. ठीक है, ये इतना छोटा सा कंप्यूटर होता है, इसके ऊपर आप कुछ भी चला सकते हो. ये पूरा OS होता है, यहाँ से आपने सर्किट बोर्ड वगैरह डिज़ाइन कराओ और जो मर्जी इसके ऊपर चलाओ, तो इसके ऊपर आप इतने छोटे से ऊपर आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर रन करा सकते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें हैंडल कर सकते हो. इसके ऊपर डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब पॉकेट में पूरा कंप्यूटर है तुम्हारे, उस तरह की चीज़ें होती हैं. तो आजकल देख रहे हो ये जितने भी आपके बनने IoT इंटरनेट बेस्ड जितनी भी चीज़ें जैसे स्मार्ट प्लग वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये सब इसी पे ही बेस्ड है. तो इनके प्रोग्राम ना उसी पे करके लिखे जाते हैं, फिर अपलोड करके बंद कर देते हैं उसको. तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो इसमें क्या रहेगा देखो, दिस डजंट इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स फाइल और एनी ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसी लाइक पॉपर. तो क्लिक टू डाउनलोड. अपने फोल्डर में लाके इसको स्टोर करते हैं और यहाँ से एक्सट्रैक्ट. तो इसके अंदर आपको 2 फोल्डर दिखाई देंगे, CSS एंड JS के नाम से. हाँ क्लास चल रहा है. ओके.
तो CSS में जब आप एंटर करोगे ना तो आपको सो मेनी फाइल्स दिखाई देंगी इस तरह से CSS की, ठीक है। तो एक छोटा सा कन्फ्यूज़न आता है एज अ बिगिनर कि भाई कौन सा फाइल हमने इसमें से यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझें ध्यान से, तो दो फाइलें हमें मिलती हैं, एक होती है आपकी प्रोडक्शन फाइल और एक होती है आपकी कंप्रेस्ड फाइल। तो मिन वाली फाइल से तो आप समझ पा रहे हो, बूटस्ट्रैप लिखा है देन बूटस्ट्रैप मिन। अगर मैं यहाँ से एक बूटस्ट्रैप की फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ VS कोड के अंदर, तो जो नॉर्मली हम लोग अपनी CSS ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये सारे वेरिएबल्स डिफाइन है, वेरिएबल कैसे बनते हैं आपको सिखाया हुआ है रूट के ऊपर। तो नॉर्मली आप ऐसे लिखते हो ना स्ट्रक्चर करके अपना पूरा CSS। इसी का आपको एक मिलेगा कंप्रेस्ड वर्जन, जिसमें सब कुछ एक ही लाइन में लिखा होगा इस तरह से, पूरा CSS आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो मिन वर्जन जो होता है ना वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, ठीक है। मिन वर्जन आपको इसी तरह से मिलने वाला है, लेकिन जो आपका नॉर्मल वर्जन होगा वो आपका ह्यूमन रीडेबल वर्जन होगा। मिन मीन्स मिनीफाइड, उसको हम लोग मशीन रीडेबल वर्जन भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर, वाइट स्पेस, वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है, तो आपकी CSS का लोडिंग टाइम जो होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है। अगर हम इसको लगा दें तो इसका लोडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ देखें तो 12,000 लाइन्स के अंदर सिर्फ हमारा ये कोड लिखा हुआ है। क्या ज़्यादा तेज चल रहा है, कूलिंग कर रहा है, यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है इसका। देखो किसी के पास फ़ोन में हो तो MI का IR ब्लास्टर से कर दो चेंज। हाँ, अपनी अपनी मर्जी से। एक तो ना ये इसके वेंट भी उल्टे हैं, जनरली जो और नीचे होता है इसका नीचे इसको मैं कितना भी अगर ये हैंडल हो भी गया तब भी तेरे ऊपर ही आएगी हवा इसकी। चलो, यहाँ पर जनरली जो हमारा बूटस्ट्रैप में यूज होता है वो चलता है बूटस्ट्रैप डॉट मिन। मिन क्या है, बेसिकली जितने भी फीचर आप यहाँ देख रहे हो वो सारे वर्जन इसके अंदर आ गए। जैसे हमने JS में देखा था बंडल, ऐसे ये वाला जो है पूरा जितने भी टाइप्स ऑफ CSS आप देख रहे हो उन सबका बंडल है ये वाला पार्ट, ठीक है। एक यहाँ पर दिया हुआ है बूटस्ट्रैप RTL, मतलब राइट टू लेफ्ट। अब मान लो कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, दुबई बेस्ड क्लाइंट हो गया है ना, गल्फ कंट्री से, तो उस कंडीशन में आपका ये वाला प्रोजेक्ट नहीं लगाना, आपने इसका यूज़ करना है, ठीक है, RTL का। यानी कि इसमें आपका RTL मिन अलग दिया हुआ है, RTL का प्रोडक्शन फाइल अलग दिया हुआ है। हाँ, ऐसे ही होता है। अपने यहाँ भी तो कोई ना कोई होगा, तालिब है जैसे ऑनलाइन, तो जैसे हम लोग कुरान वगैरह पढ़ते हैं, उर्दू की जितनी बुक्स होती है सब रिवर्स से स्टार्ट होती है, फ्रंट पे आके एंड होती है, राइट टू लेफ्ट। कंफ्यूज कर रहा था उसको। नहीं नहीं, अरे नहीं, मोहम्मद पंकज सैफी। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर ऑप्शन, यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बूटस्ट्रैप ग्रिड के नाम से, ठीक है। ग्रिड वाला अगर हम लोग CSS यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका कोई भी डिज़ाइनिंग एलिमेंट नहीं आएगा, ओनली स्ट्रक्चर एलिमेंट आप यूज़ कर रहे होगे इसका। इसी तरह से फिर ग्रिड के अंदर आप देखोगे ग्रिड का मिन वर्जन, ठीक है। इसी तरह से ग्रिड का हो सकता है कि अगर आप अगेन गल्फ के लिए अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट रिवर्स ग्रिड की अगर मेरी रिक्वायरमेंट हो, एक आपको यहाँ से मिलेगा रिबूट
करके सिस्टम, जिसके अंदर आपके सारे के सारे यूटिलिटीज़ वगैरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। ये मैप जो है हमारे सारे वेरिएबल्स हैं इसके अंदर बने हुए, सैस बेस्ड जो वेरिएबल बने होते हैं ना, वो सारी चीज़ें सी के अंदर हमारे डिफाइन है। तो इस तरह से इन्होंने हर एक पार्ट को अलग अलग करके लिखा है। देखो बूटस्ट्रैप क्या है ना, बूटस्ट्रैप इज़ ए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेमवर्क जितने भी होते हैं बड़े हैवी होते हैं। जब भी हम लोग किसी फ्रेमवर्क को लगा के कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर देते हैं तो उसमें ऐसा समझो कि मुझे ए से लेके ई तक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जी तक का डेटा सारा उसमें कॉल हो रहा है। तो बाकी का जो यूज़ में नहीं है वो आपकी वेबसाइट को क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा। सो इन्होंने क्या करा, मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इन्होंने अपना को ब्रेक कर दिया अलग अलग पार्ट के अंदर। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसा यूज़ कर ले। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा है जिसको क्या कहते हैं, डिज़ाइनिंग कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन उसको बूटस्ट्रैप का रेस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने इसके लिए ग्रिड स्ट्रक्चर पूरा अलग लिख दिया। तो इसका पूरा टेबल है प्रैक्टिकली, अगर आप यहाँ देखोगे ना इसमें तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो जैसे हम लोग अगर यहाँ स्क्रॉल डाउन करके एक नई फाइल में आए, लाइक ब्राउज़र्स एंड डिवाइसेस, इसमें दिया होना चाहिए इनका, ये देखो, तो ये CSS है, ये अपना पूरा JS है। तो जो अपना CSS फाइल है, बूटस्ट्रैप CSS एंड मिन, तो ये मिन क्या क्या करता है? लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट एंड यूटिलिटीज सभी को कंटेन कर रहा है अपने अंदर। इसी तरह से RTL.CSS अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये भी चारों चीज़ों को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रिड सिस्टम की, तो ग्रिड वाला सिर्फ ग्रिड को कंटेन करेगा, बाकी उसमें कोई भी डिज़ाइनिंग एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका यूटिलिटीज़ वाला है, जिसमें आपकी फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, बाकी सब प्रॉपर्टीज़ हट जाएंगी। बूटस्ट्रैप रिबूट वाला जो पार्ट रहेगा इसके अंदर आपका टोटल कंटेंट का पार्ट रहेगा, लेकिन लेआउट, कंपोनेंट, यूटिलिटीज़ काम नहीं करेंगी। तो ये जो इतनी सारी नंबर ऑफ CSS फाइल आप वहाँ देख रहे हो ना, उन सबका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल है कि किसके अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो इतनी सारी हम लोग फाइल्स देख रहे हैं, इसका ये काम होता है। तो हो सकता है कि मुझे सेलेक्टेड काम करना है, सिर्फ ग्रिड का रिक्वायरमेंट यूज़ करना है, तो आप सिर्फ ग्रिड का यूज़ करो, इससे आपकी फाइल साइज काफ़ी लाइट होगी। देखो एग्जांपल के तौर पर यहाँ से आप ये देखो, बूटस्ट्रैप का एक तो ओरिजिनल फाइल कितना है, 275 KB, मिनीफाइड वर्जन 228 KB। हमें पता है कैसे कंप्रेस होता है, CSScompressor.com पे जाकर हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अब सोचो कि किसी को सिर्फ ग्रिड की रिक्वायरमेंट है, तो ग्रिड का जो मिन वर्जन है ओनली 51 KB का है, कितना लाइट हो गया हमारा CSS। तो बाकी की चीज़ अपनी खुद से बना लो, अगर HTML CSS आपको आता है, बेस काम यहाँ से ले लो। इसी तरह से JS में जाओगे तो बंडल यानी कि आपकी प्रोडक्शन फाइल, और आपका bundle.min, ये आपकी पूरी कंप्रेस वर्जन आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से इसके अंदर भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाने वाले हैं देखने के लिए। तो बंडल आपको बता रहा है कि इसके अंदर पॉपर क्या है, इंक्लूड, ठीक है। अगर आप इसके साथ जाओगे तो इसमें पॉपर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर ये ड्रॉप डाउन वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर पाऊंगा। सो हमें बूटस्ट्रैप में बेसिक क्लियर हो गया कि कैसे इंटीग्रेट करना है, या डाउट है किसी को? क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? तो आगे का पार्ट समझो कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो समझने हैं वो हैं ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। उससे पहले कुछ एक दो चीज़ें और देखो। तो यहाँ से हमें CDN मिल रहा है वाया JS डिलीवर। अगर आपको वेबसाइट में कहीं पर इंटीग्रेट करना है अपने, जैसे नोटपैड पे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और आप बूटस्ट्रैप में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो ये अपना लिया आपने CSS का CDN, ये हमने लिया अपना JS का CDN। दोनों कॉपी करके ले जाओ और एक को हेड में एक को बॉडी में डाल के आ जाओ, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट एंड प्रेफर टू इंक्लूड पॉपर सेपरेटली, तो आप यहाँ से दोनों को अलग अलग भी लेके डाल सकते हो, ठीक है, कि भाई मेरे को पॉपर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो उस हिसाब से आप देखो। अल्टरनेटिव CDN आपको अलग अलग जगह से मिल जाएंगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि JS डिलीवर से ही लीजिएगा, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल है CDN। पता चला कल को आपने कहीं और से उठा लिया और वो लिंक बंद हो गया, तो आपकी वेबसाइट जिसकी बना के दी आपने वो बंद हो गई, सारा डिज़ाइन स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, ठीक है। बाकी पैकेज मैनेजर से इसका यूज़ तब आता है जब हम लोग नोड वगैरह के लिए काम करते हैं, तो ये वाला पार्ट हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं इसके अंदर। बात करेंगे कंटेंट की। कंटेंट आप जब डाउनलोड करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CSS फाइल में क्या मिलेगा, JS में क्या रहेगा, ये वाला पार्ट अपना क्लियर है। बूटस्ट्रैप का जो सोर्स कोड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे रूट फाइल, उसके अंदर आपका डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं डिस्ट, देन इसके अंदर CSS एंड JS, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट का टोटल साइट कंटेंट,
और यहाँ से आपका JS वगैरह। तो इस तरह का जनरली हमारा सोर्स कोड का स्ट्रक्चर रहता है इसका। तो ये इनके लिए है, हमारे लिए इसका कोई काम नहीं है। ब्राउज़र एंड डिवाइसेस, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर इसका सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो मोबाइल डिवाइस में आप देखें क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी पर बूटस्ट्रैप का सपोर्ट अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी एंड्रॉयड ब्राउज़र एंड वेब व्यू में वर्जन 6+ जितने भी हमारे हैं उन सभी में बढ़िया काम करेगा। iOS में सफारी में आपका सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड में अगर आप सफारी ब्राउज़र चला रहे हैं उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। डेस्कटॉप की बात करते हैं तो मैक के क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा, सफारी मैक में सभी में चलेगा। विंडोज़ में अगर आप सफारी चला रहे हैं तो बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा, समझ गए ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर अगर आप एक स्टेटमेंट देखेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ नॉट सपोर्टेड, इफ़ यू रिक्वायर इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट प्लीज़ यूज़ बूटस्ट्रैप 4 के बाद का जो 5th हमारा अपडेट है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट नहीं करता, वो एज से सपोर्ट स्टार्ट करता है अपना, ठीक है। यही तो डिफरेंस है, मतलब एक जो है वो आपका लोअर वर्जन पे चलेगा 4 जो है, और जो हम लोग 5 अभी जो हम लोग डिस्कस करें वो हमारा एज पर चलेगा इसके ऊपर। देखो तुम लोग क्या सर्च करते हैं ना इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले के टाइम में क्या था, हमारा ओपन होता था 10 की अगर अर्लियर स्टेज की बात करते हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि काफ़ी टाइम से विंडो 11 मार्केट में आ चुका है। तो अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिक्वेस्ट करो तो देखना ऑटोमेटिकली एज ही खुलेगा, खुला है यहाँ पर विंडो 10 के अंदर। हाँ, अगर कोई विंडो 8 यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेसिबल होगा अगर उसका विंडो अपडेटेड नहीं होगा उस केस में। अगर हमारा भी 10 अप टू डेट नहीं होता तो हमारा भी एक्सप्लोरर खुल जाता है इसके अंदर। बट एक्सप्लोरर का कभी भी ना बेस्ट रिजल्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसकंटिन्यू करके एज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एज जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 तक इनका चला है, लेकिन उसमें क्या था कि एक सेकेंड मेरे जीमेल में सेंड में जाके ठीक है। तो 4 आपका विलो एज काम करेगा और 5 आपका अब पर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके बाद कुछ मॉडल्स एंड ड्रॉप डाउन्स ऑन मोबाइल। तो अगर हम लोग कोई ड्रॉप डाउन वगैरह यूज़ करें अपनी वेबसाइट के अंदर या मॉडल्स वगैरह का यूज़ करें, ठीक है। मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट पर हैं, इसके लिए हम लोग इसका फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, और आप किसी भी पेज पर चले जाओ और उसके बाद में होम पेज पर वापस आइए। अंदर के पेज पर नहीं है, इनका जो चल रहा है ना वो अभी टेस्टिंग में है, सिर्फ लैंडिंग पेज के लिए उन्होंने इंटीग्रेट किया है इसको। फिर इसमें JS और वही का होगा। तो यहाँ पर आओ, क्योंकि अब जब आप यहाँ पर आओगे ना, अब आपको देखो मॉडल दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो पेज के ऊपर एक पॉपअप जो आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ दिखाते हैं आपको, कुछ एक्सटेंशन आते हैं वो अपना डाल के रखो। तो यहाँ से जैसे हम लोग वेब एप्लाइजर से अगर इसको करते हैं तो क्या लिखा रहे, रिएक्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ से रिक्वेस्ट करते हो, जल्दी खुल रहा है। क्यों खुल रहा है, क्योंकि मेरे पास इसका कैशे स्टोर है,
इनकॉग्निटो मैंने बोला ना कि जब भी आप इनकॉग्निटो चलाओगे आपका कोई भी कैशे स्टोर नहीं होता है, दैट्स वाई यहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लोडिंग चल रहा है, लेकिन हमारा काम यहाँ पर डेटा दिखना स्टार्ट हो गया है ना। जब सीखोगे तब आपको इसके मतलब समझ में आएंगे कैसी चीज़ें चल रही। तो यहाँ पर देखो ओवरफ्लो एंड स्क्रॉलिंग। ओवरफ्लो क्या होता है, जैसे supports for overflow hidden on the body element is quite limited in iOS and Android. To that end, when you scroll past the top or bottom of a model in either of those devices browser, the body content will begin to scroll. तो यहाँ पर इन्होंने क्या करना है, इसके लिए कुछ फिक्स किया है क्रोम के अंदर कि भाई क्रोम का जो वर्जन 40 है हमारा, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब वर्जन 40 बहुत पहले ही चलता था, अगर आपकी हम लोग बात करें यहाँ पर सेटिंग्स में आकर तो हम लोग 100+ चल रहे हैं इस वक्त। क्या लिखा रहा है 123। iOS के टेक्स्ट फील्ड एंड स्क्रॉलिंग, नैप बार ड्रॉप डाउन्स, ब्राउजर जूमिंग, वैलिडेटर्स, ये इन्होंने अपने कुछ एक्सप्लेनेशन डाले हुए हैं कि आपके मोबाइल डिवाइस पर ही किस तरह से चीज़ें काम करेंगी। वैसे बूटस्ट्रैप इतना रिफाइन तरीके से लिखा गया है कि सभी के ऊपर बढ़िया से काम करता है। जैसे कि ड्रॉप डाउन जो है वो क्लिकेबल इन्होंने रखा हुआ है, वो उसका रखने का पर्पज़ ये था कि एक ही वर्जन में लिखा है या फिर टीम है, ट्विटर ने लिखा है इसको बेसिकली। बूटस्ट्रैप जो लिखी गई है वो ट्विटर की टीम की तरफ से लिखी गई थी। इसका ऑफिशियल राइट ट्विटर के पास है, जो कि आज के दिन में एक्स बन चुकी है कंपनी, तो वही इसको हैंडल करते हैं। लाने के पीछे का पर्पज़ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि 2008 के बाद धीरे धीरे क्राउड जो था वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था फ़ोन के ऊपर। उससे पहले तक क्या था कि हर बंदा कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट था। मोबाइल फ़ोन आने से कंप्यूटर जो घरों में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का परचेज़ करने ग्राफ नीचे गया है, मोबाइल फ़ोन्स का ग्राफ हाई हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा है, 2012 में इसको पब्लिकली रिलीज़ कर दिया था कि सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। हाँ, तो अगर हम लोग ऑल वर्जन की बात करते हैं तो ये देखो वर्जन 1 जिसके मेजर अपडेट्स आप देख सकते हो, 1 से स्टार्ट हो 1.0, 1.1.1, 1.2.0 इस तरह से, देन फिर 2, देन 3 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने, 4 के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, 2 के अंदर काफ़ी अच्छा काम हुआ, और 5 के अंदर अभी तक हमारे 4 अपडेट आ चुके हैं इसके अंदर। तो ये क्या होता है, जब भी किसी सॉफ्टवेयर की जब आप बिगिनिंग देखोगे ना तो आपको फर्स्ट जो अपडेट आता है वो 1.0 के नाम से आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन अगर आपका उसका कोई सेकंड अपडेट आया तो 1.1 हो जाएगा, लेकिन एक ही मंथ के अंदर दूसरा अगर अपडेट आ गया, समझ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 अपडेट एक साथ आए एक ही मंथ में 15-15 दिन के गैप के ऊपर, तो क्या हो जाता है फिर 1.1.1 उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देन 1.2, 3, 4 इस तरह से इनके अपडेट चले। तो ये जो 2 वर्जन थे इन्होंने बेसिकली अपने लिए यूज़ में ले गए। जब अपने पास पूरा इन्होंने सारा काम कर लिया, देन फिर 3rd वर्जन से इन्होंने पब्लिकली रिलीज़ कर दिया कि अब एनीवन कैन यूज़ JS। तो वो था ईयर 2012, 2012 का से पब्लिक ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इसको। और गूगल ने इसके ऊपर जाके ऑफिशियली मोहर लगाई कि भाई जब 2020 आया कि भाई अब ये स्टेबल है, अब हर कोई यूज़ कर सकता है इसको। उससे पहले गूगल का रिकमेंडेशन नहीं था कि बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है कि नहीं करना है, लोग लगा रहे थे। ठीक है, तो गूगल हमेशा क्या करता है, बहुत लंबे वॉच के बाद किसी भी चीज़ को ऑफिशियल करता है उस चीज़ को। जैसे 2008 में बेसिकली क्या था कि वेबसाइट्स के जितने भी बैनर्स बनते थे ना वो JS वगैरह से हम लोग नहीं बनाते थे, क्योंकि दैट टाइम क्रोम जैसा ब्राउज़र अवेलेबल था नहीं। प्रॉब्लम ये आता था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब तक यूज़र पॉपअप आता था कि भाई यहाँ पर आपका कुछ कंटेंट ऐसा लगा है जो जावास्क्रिप्ट अलाउ करने के बाद ही चलेगा। ठीक है, तो होता क्या था कि यूज़र उस पर ध्यान नहीं देता था, मैसेज के ऊपर कि एक पॉपअप आया येलो कलर का अलाउ करना है, तो उससे क्या था वेबसाइट का वो जितने भी JS वाले कंपोनेंट थे सब ब्लैंक रह जाते थे। तो पहले के टाइम में क्या करते थे हम लोग, सारा काम जो करते थे, जैसे आप लोगों के कोर्स में एनिमेट सॉफ्टवेयर होगा, तो पहले सारा काम एनिमेट के मतलब जिसको फ्लैश बोलते थे उसमें बनते थे सारे बैनर्स वगैरह। अब वेबसाइट तो बहुत अच्छी लगती थी, बड़े अमेजिंग इफेक्ट लग जाते थे उसके थ्रू, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसके अंदर जो कंटेंट चल रहा है उसका SEO नहीं होता था। तो इसलिए नीड आई HTML5 की। तो HTML5 और CSS3 ने हमारे लिए ये आसान करा कि हम लोग कंटेंट को CSS3 की हेल्प से की फ्रेम लगा के एनिमेट करा सकते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम भी ख़त्म नहीं हुई 2012 तक, क्योंकि तब ये कंपटीशन बहुत तगड़ा था आपस में। ब्राउज़र्स जो भी मैन्युफैक्चरर थे कि भाई सफारी, क्रोम, ये सब अपने आपस में लड़ रहे थे
कि भाई मैं सबसे ज़्यादा फीचर दूंगा, मैं सबसे ज़्यादा फीचर दूंगा। सबसे पीछे जो चलने वाला वेब ब्राउज़र था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। वो कहता कुछ भी चला लो, चलाओगे तो विंडो में ही ना, तो हम तो अपनी विंडो पर ध्यान देंगे, बात ख़त्म। लेकिन अब उनको नीड जाके आई यहाँ पर, जब इन्होंने अपना एज जो डेवलप किया, वो जब इनकी बिल्कुल पॉपुलैरिटी नीचे चली गई ब्राउजिंग के अंदर, तब जाके उसको बनाया गया। नहीं तो ये अभी नहीं बनाते एज, अभी इनका इंटरनेट एक्सप्लोर ही चल रहा होता। चलता जाएगा। अच्छा, क्या अब तो चलता एज तो बहुत बढ़िया है, पूरा एक तरह का उन्होंने वो पूरा वर्क स्पेस ही बना दिया, लाइक गूगल क्रोम, सब कुछ है उसके अंदर आज की डेट सर में। इससे ट्विटर को क्या फायदा होगा बूटस्ट्रैप बनवाने से? देखो कोई भी लैंग्वेज बनाने से ना, तो जैसे कि लोगों को क्या फ़ायदा होगा वो मैटर नहीं है, उनको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। जैसे क्या था कि जब उन्होंने वो प्रोग्राम लिखा तो इनका ना सॉफ्टवेयर नहीं आता था ट्विटर का कि फ़ोन में इंस्टॉल कर लो उस चीज़ को। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे सभी ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाने स्टार्ट किए। जैसे आपको याद होगा, अगर बहुत पहले की बात अगर हम करें तो फेसबुक जिसने भी चलाया होगा अपने फ़ोन का, तो m.facebook.com चलता था 2012 तक। तो डेस्कटॉप का फेसबुक पूरा अलग था, मोबाइल का फेसबुक पूरा अलग था, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब डिले भी इतना था कि वहाँ पर आप कुछ करके आ गए तो लाइव वाले में आता ही नहीं था, मतलब अगर डेस्कटॉप अगर मैं देख रहा हूँ तो दिखता ही नहीं था। फिर बाद में एपीआई का ट्रेंड आया कि भाई इन्हें कुछ ऐसा करो रियल टाइम में दोनों जगह पर एक साथ दिखे, मोबाइल वाले को भी और डेस्कटॉप वाले को भी। तो उन्होंने फिर उसका एक पूरा एम डॉट वाला सिस्टम बंद किया। एम प्रीफिक्स था बेसिकली मोबाइल के लिए, एम स्टैंड फॉर मोबाइल। तो एक सब डोमेन बनाए थे सभी ने, m.google.com, m.facebook.com, जितने भी वेबसाइट सब चलती थी एम डॉट के साथ। फिर उसको ओवरकम किया इसने बेसिकली, बूटस्ट्रैप ने आके, कि भाई आप अपनी वेबसाइट कोई भी बना लो, मोबाइल में चलाएगा तो मोबाइल जैसा हो जाएगा, टैबलेट में चलाएगा टैबलेट जैसा हो जाएगा। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट देख रहे हो, ये क्या डेस्कटॉप वर्जन है, मोबाइल वाले को कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। देखो ये वेबसाइट मोबाइल में कन्वर्ट हो गई। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये उसी से पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली मेरा पूरा डेटा जो है चेंज हो गया। इसी तरह से टैबलेट वाले को क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ से हम लोग टैबलेट जाके चूज़ कर लेंगे, ये हमारा टैबलेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन पूरा चेंज हो जाएगा। हो गया चेंज। अब टैबलेट में अगर कोई इस तरह से हॉरिजॉन्टल चला रहा है तो उसको इस तरह से दिखाई देने वाला है ना। तो जैसा डिवाइस उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़। तो टेस्टिंग के लिए सारे डिवाइसेस जितने भी आईफोन के, एंड्रॉयड के, टैबलेट्स के, घड़ियों के, मैकबुक्स के, सब कुछ अवेलेबल है। अब तो फिर भी बहुत चीज़ें आसान हो गई, सिमुलेटर्स आ चुके हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि सिमुलेटर्स नहीं होते थे, तो दिक्कत ये आती थी कि जैसे मान लो एक वेब कंपनी है जो रिस्पॉन्सिव बना के दे रही है, तो उसके इतना बड़ा सर्जर था कि वो डिवाइस खरीद के लेकर आए, टेस्टिंग तभी तो करके दोगे आप आगे। तो हमारे ऑफिस में क्या होता था कि हर एक डिवाइस जो भी नई लॉन्च होती थी वो खरीद कर लानी पड़ती थी, मंगाओ, और ढेर लगे होते थे। ऑफिस वाले ऑफिस के फ़ोन ही चला रहे बैठ के, क्या करोगे उसका। तो ऐसे होती थी टेस्टिंग। फिर बने सिमुलेटर्स, जो जैसे अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सिमुलेटर से काम हमारा काफ़ी आसान हुआ। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी ई पब्लिशिंग वालों को, जो देखते हो ना किंडल पे बुक पढ़ते हैं हम लोग, ई बुक्स, उनको बड़ी दिक्कत होती थी। कंटेंट हम लोग बना रहे हैं लेकिन टेस्टिंग कहाँ करें। अब वो क्लाइंट को दे दिया फाइल और वो बुक सही से लोड नहीं हो रहा। तो फिर किंडल के जितने अपडेट्स आए वो सारी डिवाइस खरीदी गई कंपनी के अंदर कि चेक करो फिर देना आगे। तो जैसे आप लोगों को याद होगा जब एंड्रॉयड स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग जो थे लगे हुए थे कि कैसे विंडो में एंड्रॉयड को चलाए, ब्लू स्टैक लगे होते थे चलाने के लिए। और वो चल तो जाता था किसी किसी का, लेकिन वो इतना बुरा चलता था, इतना हैवी कि मतलब कंप्यूटर पूरी ताकत खत्म कर देता था वो। कि जिसने भी चलाया होगा किसी का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा उसके साथ, एक आध कुछ टाइम चला के सब थक हार गए होंगे उसमें।
चलो, तो पूरी वर्जन हिस्ट्री दिखाई देगी हमें इसके अंदर। अब ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो 3 तक की आपकी बूटस्ट्रैप थी वो 4 में आके बिल्कुल डिफरेंट हुई और 5 में आके और एडवांस हो गई। मतलब जिसने 3 तक चलाया वो 3 से 4 में बिना सीखे कन्वर्ट नहीं कर पाया अपने आप को, क्योंकि 3 के लिखने में और 4 के लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ठीक है, जो काम 3 तक बड़ा आसानी से होता था वो यहाँ पे आके चेंज हो गया 4 से। अब जैसे एग्जांपल हम लोग इसका देखें कि एक वेबसाइट के अपने कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स से हमारा मतलब क्या है, ये कभी फुल फ्लैश अपनी वेबसाइट ओपन हो रखी है, अगर आप इसको छोटा करोगे तो धीरे धीरे देखो अपने आप छोटी होती जाएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज का यहाँ पर काम हो रहा है। अब देखो यहाँ पर देखा आपने एक झटके से एकदम चेंज आया, यहाँ तक कोई ऐसा झटके वाला चेंज नहीं था, लेकिन इस पॉइंट पर आके ये वेबसाइट ने एकदम से जर्क लिया ये। तो ये होता है ब्रेक पॉइंट, कहाँ पर मेरा पेज चेंज होगा। ठीक है, वहाँ से लेके जहाँ तक हमने अभी चलाया इसको, इस पॉइंट से आगे तक वो क्या था, हमारा परसेंटेज पे चल रहा था। लेकिन यहाँ पर मीडिया कैरी ट्रिगर हुई है कि जैसे ही ये साइज होगा तो मेरा डिज़ाइन का लुक एंड फील क्या होगा। फिर देखते हैं क्या इसके नीचे कोई ब्रेक पॉइंट है। नहीं, अभी वो ट्रिगर वाला काम नहीं हो, झटके से चेंज होना चाहिए कुछ। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने देखो सिंपल एक रेस्पॉन्सिव रखा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने इसके अंदर। लेकिन आप देख रहे हो कि जब मैंने इस तरह से इसको देखा तो यहाँ पर हमारा ना डिज़ाइन कुछ डिफरेंट तरीके से रेंडर हो रहा है। बट जब मैं इसको मोबाइल मोड में यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ तब मेरा डिज़ाइन बिल्कुल ऐप की तरह वर्क कर रहा है। डिफरेंस समझ आ रहा है? जबकि हम लोग चला क्या रहे हैं, flipkart.com ही चला रहे हैं। ठीक है, तो JS जो है वो इतनी स्मार्ट है, वो डिज़ाइन को उस तरह से लेके आ रही है पीछे से कि भी अगर मोबाइल डिवाइस उसने फैच किया तो मोबाइल जैसा ही उसका सेम आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप के जो ब्रेक पॉइंट है, इन्होंने क्या करा, बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं किया हुआ फ्लिपकार्ट ने। इनका सिस्टम क्या है, इन्होंने पूरा अपना कस्टमाइज लिखा है। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बूटस्ट्रैप लगा दूं अपने डिज़ाइन में और मैं यहाँ के आपको दिखाऊं कुछ इसका एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे जाके लिखा डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया अपने इस तरह से, और इसमें जाके आप अपना एक हेडिंग बना लो, डेमो पेज। तो कंटेनर आपको पता है क्या होता है, जो हम लोग बेसिकली इनर पार्ट के लिए डिफाइन करते हैं, जो कि बॉक्स लेआउट में हमारा काम करता है। अगर मैं अपने कंटेनर को कोई एक बैकग्राउंड कलर ऑफर करता हूँ और इसको अगर हम लोग ब्राउज़र में जाके चेक करें तो आप देख रहे हो हमारा विड्थ मैक्सिमम इतना ही आ रहा है। एक हमने सीखा था कंटेनर फ्लूइड, याद है? अगर मैं इस पूरे कोड को कट करके लिख देता हूँ डॉट कंटेनर फ्लूइड, और इसको अगर मैं कोई कलर ऑफर कर देता हूँ BG सेकेंडरी, समझ आ रहा है? तो ये हमारे पास दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, एक होता है जो फुल स्क्रीन को कवर करता है, एक होता है जो बॉक्स लेआउट मोड में काम करता है। अब ज़रा अपने ब्रेक पॉइंट देखो कौन कौन से हैं। हम इसको यहाँ से यहाँ तक बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अभी हम लोग मैक्सिमम के ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अभी हमारा फर्स्ट चल रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो जैसे आपका देखो जर्क आया एक एकदम, देखो झटके से चेंज हुआ है। यहाँ से देखो ये हुआ हमारा क्या, एक्स्ट्रा लार्ज, और नीचे इसको स्केल डाउन करेंगे, ये हुआ हमारा लार्ज कंटेनर, और नीचे चलेंगे ये आ गया हमारा मीडियम डिस्प्ले, और नीचे चलो। ठीक है, ये आ गया हमारा स्मॉल डिस्प्ले। तो इस तरह से टोटल 5 होते हैं, और लास्ट में आके ये पूरा इस तरह से रहेगा। तो ये सारे ब्रेक पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, फ्लिपकार्ट में इतने बार ब्रेक नहीं हुआ ना, इसमें इतनी बार ब्रेक हुआ। तो टोटल ये ब्रेक पॉइंट्स कहाँ मेंशन है, अगर आप डॉक्स पे आओगे तो भी बात करेंगे इसके बारे में। ये देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। स्मॉल के बाद आपका एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ डिफाइन नहीं करते कि क्या होगा। ठीक है,
तो एक्स्ट्रा लार्ज कितना विड्थ देगा आपको 1400। देन आपका एक्स्ट्रा लार्ज काम करेगा 1200 अबव, 992 अबव पे लार्ज काम करता है, 768 अबव पर मीडियम, 576 अबव पर आपका स्मॉल एंड बिलो एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, तो इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर समझें तो कंटेनर पर आइए। यहाँ पर आप देखोगे कि कंटेनर फ्लूइड क्या है, अगर आपने कहीं पर लिख दिया तो वो कोई भी डिवाइस हो सब पर क्या रहेगा 100%। अगर हम लोग कंटेनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम आपको जो वर्किंग एरिया ऑफर करता है वो 1320 पिक्सल्स का ऑफर करेगा। बाकी का क्या है, बाकी का लेफ्ट और राइट से पैडिंग है, उसमें स्पेस आपका चला गया। उसके बाद आपका नीचे जितनी भी डिवाइस होंगी सभी पर 100% हो जाएगा। बट मैंने क्या यूज़ किया था, ओनली कंटेनर। तो कंटेनर क्या होगा, 5 टाइम ब्रेक होता है आपका, 1320 से 1140, 1140 से 960, देन 720, देन 540, देन 100%। तो आप ये देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन ब्रेक होकर एडजस्ट होता जाए तो आप कंटेनर के साथ जाओ, और अगर आप चाहते हो कि ब्रेक ना हो तो फिर आप यहाँ पर अपना कंटेनर फ्लूइड का यूज़ करो फुल स्क्रीन पर बनाने के लिए। बट फुल स्क्रीन अप्रोच बेस्ट अप्रोच नहीं मानी जाती, ध्यान रखना। अगर ऐसा होता तो फ्लिपकार्ट भी अपनी वेबसाइट को फुल स्क्रीन बनाता। फुल स्क्रीन पे कौन चलाता है, अमेजोन चलाता है। ठीक है, अब इतने वाइड एरिया में जब हमारे नेविगेशन चले जाते हैं ना, इनके पास जगह नहीं, इसलिए इनकी मजबूरी है, बट इसको और बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो इतने ब्रॉड नैबार में कोई भी विजिटर नहीं देखता। इसमें से बहुत सारे स्पेस जो एरियाज़ हैं जो आपके क्लिकेबल्स हैं वो ब्लाइंड स्पॉट है। सो हमेशा अप्रोच ये होनी चाहिए डिज़ाइनिंग के टाइम पर कि हमारा कंटेंट जो मिडिल में दिखाई दे, ना कि बिल्कुल एज टू एज। समझ गए? अब ऐसा क्यों? अब देखो सीधा सा फंडा है। मान लो कि मैं एक कंप्यूटर पर काम करने वाला पर्सन हूँ, ठीक है, और मेरे से कितने डिस्टेंस पर, 1 से 1.5 फीट या मैक्सिमम हद मार के 2 फीट की डिस्टेंस पर स्क्रीन होगी लगी हुई। सो मेरा एक, आप देख रहे हो फोकल लेंथ कितना है, काफ़ी क्लोज हूँ मैं स्क्रीन के। तो जैसे आप इसको ऐसा समझो, एक्सपीरियंस करो कि आप थिएटर में मूवी देखने गए और आपको फ्रंट रो में बैठा दिया, मूवी देखो IMAX के अंदर, तो ऐसे ही देख रहे होगे बिल्कुल। और बट जब आप एक सही डिस्टेंस से बैठोगे तो आपको पूरा एकदम सेंटर में दिखाई देंगी सारी चीज़ें। सेम उसी तरह से वेबसाइट जब आपको डिज़ाइन करते हो तो ये अप्रोच सबसे बेकार अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि विजिटर जो होगा वो सेंटर में देख रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ढूंढते रहते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है स्क्रीन के अंदर। लगाई करके मजबूरी है ना, इतने सारे लिंक्स हैं, मजबूरी है ना, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक है। तो इसको कुछ बेटर किया जा सकता है, यानी कि 2 बार में इसको ब्रेक किया जा सकता है, जो कि इन्होंने नहीं किया हुआ है। इसको करना चाहिए, और इसीलिए ये लोग तो बहुत अग्रेसिवली UI UX डिज़ाइनर की पूरी टीम बिल्ड कर रहे हैं। ये पूरा रिवैम्प होगा इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ भी इनका एक डिज़ाइन अच्छा फाइनल हो गया ना, हर जगह चेंज होगा। अब इतने लिंक यहाँ डाल दिए, उसके बाद में फिर भर भर के यहाँ भी डालेंगे और, ठीक है। अब लेफ्ट में नेविगेशन का ट्रिगर कभी नहीं रखना चाहिए। लेफ्ट कंप्यूटर का ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये भी जो जाना चाहिए था वो कायदे में यहाँ होना चाहिए था, इधर। जब भी आप कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चलाते हो तो ट्रिगर इधर होता है, खुल के इधर से आता है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे प्रिंसिपल ब्रेक हो रखे हैं। लेकिन वही है ना कि जब आप बहुत फेमस हो जाते हो, आपकी 100 गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं उस केस में, क्योंकि आप अकेले हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बंदा कहाँ जाएगा, यहीं पर आएगा। लेकिन अगर यहीं पे कोई नया बंदा बना ले, वो भाई साहब टक्कर नहीं ले पाएगा मार्केट में, अपने डिज़ाइन में फेल हो जाएगा वो। वहीं पर अगर हम फ्लिपकार्ट का देखते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिव में अगर आप इसको ले जाओगे, ये आ गया अपना पूरा। तो इन्होंने देखो सर्च को पूरा अलग कर दिया, नेविगेशन को पूरा अलग कर दिया। क्लियर है ना 2 पार्ट में? अब नहीं तो इनके लिए भी क्लटर हो जाता, दिक्कत होती देखने में। क्लिक करो, अपना यहाँ से क्लियर अपना विजिबल हो रहा है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी दिख रहा है, साथ में वो दूसरा ऑप्शन भी दिख रहा है। ड्रॉप डाउन इनके पास भी है, लेकिन इन्होंने सारे ड्रॉप डाउन माउस ओवर पे लगा रखे हैं। देख रहे हो, माउस गया ओवर, माउस गया ओवर। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस केस में ये ना सही प्रैक्टिस नहीं होती। ऐसी फ्लिपकार्ट ने भी गलती की हुई है, माउस ओवर के ऊपर आपकी चीज़ें खुलती हैं। ठीक है, अभी आप देखना जब पेज पूरा लोड हो जाएगा तो ये देखो सब डिस्को डांस स्टार्ट हो जाएगा इनका। तो एक आध पे अच्छा लगता है कि सब पर अगर इस तरह से खुलेगा, यूज़र निशानेबाजी कर रहा होगा फिर बैठ के किस पे जाए किस पे जाए, तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमेशा क्लिक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है।
सो इसलिए बूटस्ट्रैप ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते उसको बंद कर दिया कि माउस ओवर पे हमने चलवाना ही नहीं है, सीधे क्लिक कराओ। यानी कि जैसे आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में दो चीज़ें यूज़ की थी, एक्टिव एंड फोकस। फोकस किसी ने पूछा नहीं। फोकस बेसिकली होता है कि जब यूज़र टैप करता है वहाँ पर ना, तो वो वाला मोबाइल के लिए बनता है फोकस। तो अगर कोई मोबाइल यूज़र होगा तो मेरा फोकस का काम करेगा, और अगर डेस्कटॉप यूज़र होगा तो वहाँ पे मेरा एक्टिव का काम करेगा उसके अंदर। तो ये होता है फोकस का काम। डेस्कटॉप में फोकस का कोई काम नहीं है, मोबाइल मोड के लिए फोकस का काम होता है रेस्पॉन्सिव के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर जैसे हमें कोई नैब बार बनाना है, तो यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नैब बार। नैब बार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन अवेलेबल है, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन हमारा वर्क कर रहा है। तो जब भी आपको ये नैब बार बनाए तो आप यहाँ से इसको कॉपी करिए और यहाँ पर लाके आपने बिना किसी टैग के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि इसमें नैव टैग ऑलरेडी अवेलेबल है आपको यहाँ पर, देख रहे हैं ये नैव टैग, ठीक है। तो नैव हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर अवेलेबल है। सारे ऑप्शंस इसके अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से सेव करोगे, ब्राउज़र में आओगे तो यहाँ पर देखो आपका नैव बार कहाँ आ रहा है, फुल विड्थ, ठीक है। अब रेस्पॉन्सिव का फ़ायदा देखो क्या हो रहा है, अपना आप जनरेट नहीं करता, जनरेट करा है। अब इसमें जैसे यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि हमें बीच में चाहिए, मिडिल ऑफ स्क्रीन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक क्लास दिखाई देगा, क्या लिखा है, बस फ्लूइड निकाल दो उसमें से। अभी आपका बॉक्स लेआउट बन गया, विड्थ फुल रहेगी लाइक अ फ्लिपकार्ट, लेकिन सेंटर में आपका डिज़ाइन आ गया। सो कोशिश यही होनी चाहिए कि सेंटर में रहे। पूरे को अगर राइट साइड में जाना तो पूरे को राइट साइड मतलब इसको राइट में लेके जाना है, हाँ पूरे को मतलब इसको मोस्टली राइट में ही लेकर जाना। मतलब लोगों को तो नहीं लेके जाना ना, जो जो नेबर है। हाँ फिर ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारा पार्ट लिखा है होम बुक, इस सेक्शन में यानी कि इस डिव के अंदर है। इस डिव के अंदर एक यूएल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है ME, मार्जिन एंड से क्या है, ऑटो। इसको क्या बोलोगे, S, स्टार्ट से ऑटो हो जाए, बस आगे इधर इतना करना है। तो ये क्लास के नेम आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगे किससे क्या काम होता है। तो जैसे M स्टैंड फॉर मार्जिन, P स्टैंड फॉर पैडिंग। आपकी मैंने ट्रेनिंग पूरी इसी तरह से कराई ऑलरेडी कि आपको बूटस्ट्रैप को समझने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने फ्लैक्स पढ़ा था, फ्लैक्स के अंदर अगर मैं लेफ्ट करना हो तो क्या लिखते हैं, स्टार्ट, राइट करना हो तो क्या लिखते हैं, एंड। तो E स्टैंड फॉर एंड, S स्टैंड फॉर स्टार्ट। अब मान लो कि आपने कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली मिडिल में लेके आनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे MX ऑटो, तो आपका मिडिल में आ जाएगा। अगर आपको चारों साइड से करना है तो M ऑटो मेंशन करो। अगर आपको वर्टिकली करना है तो MY ऑटो, यानी कि वर्टिकल के लिए। X होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, Y होता है वर्टिकल एक्सिस। तो बड़े मीनिंगफुल से क्लास के नेम है, तो आपको सारी क्लासेस याद हो जाएंगी इसकी। तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब जैसे इसके नीचे मुझे एक बैनर एरिया डालना है, यहाँ पर जाओगे, इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्राउजल के नाम से। यहाँ से कोड कॉपी करना है, यहाँ आना है, नैव के जस्ट बाद में लाके अपने इस कोड को पेस्ट कर देना है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं पर भी कोई कंटेनर टैग दिखाई दे रहा है? नहीं है ना। तो अगर नहीं है तो आप चाहो तो इसको कंटेनर में डाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, कट और कंटेनर। वैसे चलो पहले भी ऐसे रख के देखो, तो जहाँ पर भी इमेज आएगी वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ट्रिपल डॉट। तो यहाँ पर जाके अपने फोल्डर में आप क्या करोगे, एक न्यू फोल्डर बनाओगे इमेजेस के नाम से, और कुछ इमेजेस में लाके कॉल कर लो। तो हमने शायद कुछ इंपोर्ट वगैरह कर रखी हो तो देख लो ज़रा। फिग्मा बैनर, हाँ कुछ पड़े हैं अपने पास, कोई नहीं। ये कितनी बड़ी इमेज है ज़रा देखें, हाँ फुल साइज है, चलेगा। 1 2 3 4 ले लो। कॉपी किया हमने इसको, और यहाँ लाके आपने कॉल करा लेना इसमें।
इसके बाद ये इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, तीनों को सेलेक्ट करो ऑल्ट के साथ, एक साथ हम लोग लिख पाएंगे डिलीट इमेजेस स्लैश, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, फिर कौन सा अपने पास 3, फिर क्या है 4, कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आइए, चेक करके देखिए कॉल हो गया, बैनर बन के तैयार हो गया स्लाइडर। तो हमने क्या कुछ लॉजिक लिखा, कुछ करा हमने, हमें तो खाली ये बताया कि डेटा क्या डालना है। हाँ 1 घंटा लगा था पूरा। तो इसलिए उनका ना स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन है स्टार्टिंग में कि बिल्ड फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट विद बूटस्ट्रैप। जनरली क्राउजल जो होते हैं हमारे फुल स्क्रीन होते हैं, बट अगर हाँ इसको आप चाहते हो कि ये एक लॉक व्यू में आए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमने करना है कट, यहाँ लिखेंगे आप डॉट कंटेनर और इसमें आपने कॉल कर देना है, ठीक है। और सर ये उसमें कैसे लगेगी मोबाइल में? मोबाइल में कैसे आएगा, अभी क्या है कि देखो मोबाइल में जब आप इसको लेके जाओगे तो रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ठीक है, लेकिन इतना छोटा होने पर आप कंटेंट पढ़ नहीं पाओगे इसका। तो मोबाइल के बैनर हमने अलग रखे हुए हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये मोबाइल के बैनर है हमारे पास, ठीक है, कि जब मोबाइल पे जाए तो हमें इस तरह के बैनर्स दिखाई दे, और डेस्कटॉप टैबलेट पे हो तो इस तरह के वाइड बैनर हमें डिस्प्ले होने चाहिए। तो हम लोग मोबाइल के लिए अलग बना देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर जाके इसी में ये पूरा कोड कॉपी फिर से पेस्ट कर दो, तो हमारे पास 2 क्राउजल हो गए। अब हमें इसको ऐसा लॉजिक लगाना है कि एक मोबाइल पर एक्टिव हो और एक डेस्कटॉप पर एक्टिव हो। तो क्या करें यहाँ पर, तो पहले मोबाइल वाली फोटोग्राफर लेके आओ जल्दी से। तो हो सकता है मेरे पास सेम इमेज ना हो, बट देख लेते हैं। तो 4 इमेज हमने यहाँ से कॉपी किए और यहाँ ला के अपने फोल्डर में कॉल कर दिया। तो 7, 8, 9, 10 हमारा मोबाइल है। तो यहाँ जाके लिख दीजिए 7, 8, 9, बस 3 है हमारे पास। अब इसको हमने मोबाइल मोड में चलाना है। तो ज़रा एक बार पहले दोनों को एक्टिव देखो डेस्कटॉप मोड में किस तरह से आ रहे हैं। तो मोबाइल में देखो अच्छा दिखाई दे रहे हैं, ये अलग चल रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है। अब यहाँ पर देख लो, मैं इसको क्लिक करो तो चेंज ऊपर की इमेज हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने क्राउजल को कॉल किया तो दोनों का आईडी सेम हो गया, वो आपको ट्रिगर बदलना पड़ेगा। तो चलो क्या करें इसके लिए, यहाँ जाइए, दोनों जगह पर क्या है क्राउजल एग्जाम्पल, और जब आप यहाँ पर इसको हैंडल कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखना डेटा BS टारगेट क्या लिखा है, क्राउजल एग्जाम्पल, और यहाँ भी क्राउजल एग्जाम्पल है। तो इस वजह से आपका काम नहीं कर रहा है। तो आप इसको कर देंगे 1, इसको क्या कर देंगे 2, यहाँ आएंगे, इसका नेम हो जाएगा 2, इसका नेम क्या हो जाएगा 1। अब ज़रा पहले ये चेक करके देखो क्या दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। इतना पार्ट फिक्स हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसा कुछ कोड बताना है इसको कि ये जो मोबाइल वाला है वो यहाँ दिखाई ना दे। तो आप क्या लिखेंगे D, ठीक है। हम चाहते हैं कि मीडियम डिस्प्ले से ऊपर ये बंद हो जाए, हमने लिखा MD नन, मतलब डिस्प्ले MD स्टैंड फॉर मीडियम डिस्प्ले क्या हो जाए, बंद हो जाए। यानी कि टैबलेट जैसे आया ये आगे का प्रोजेक्शन बंद कर देगा, ठीक है। तो ज़रा चेक करके देखो ब्राउज़र में, यहाँ पर इसका क्या आउटपुट मिलेगा, हमें रिफ़्रेश कर लीजिएगा, कंट्रोल S, और हमने कहाँ डाला, अच्छा हमने गलत वाले पे डाल दिया, यहाँ नहीं डालना इसको। एक हमारा क्राउजल ये है, एक हमारा क्राउजल ये है। पहले देखो दोनों एक्टिव हो गए। इस पे लिख दो, हमने क्या लिखा DMD नन, बंद हो गया नीचे वाला, एक रह गया। अब जब आप मोड चेंज करोगे तो नीचे वाला एक्टिव हो गया। तो अब ऐसे लार्ज वाले डिस्प्ले के लिए करो, इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ जाके DMD नन, जहाँ पर हमारा लिखा है इसको आप लिख देंगे DSM नन, DMD ब्लॉक। यानी कि स्मॉल डिस्प्ले यानी कि मोबाइल डिस्प्ले अगर आ गया तो मेरा ये क्राउजल बंद हो जाए, लेकिन जैसे ही टैबलेट स्टार्ट होता है तो ये एक्टिव हो जाए, कंट्रोल S।
तो चलो चेक करके देखते हैं मोबाइल मोड। और यहाँ पर हमने एक जगह पर लिखा है एस एम नन, तो एस एम की जगह पर आपने लिखना ओनली डी नन। बंद हो गया, बड़ा डिस्प्ले आएगा तो नीचे वाला बंद, ऊपर वाला एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एस एम के लिए मैं बताना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है उसको। तो ये एम से ब्लॉक होगा और ये एम पर बंद हो जाएगा। इस तरह से हैंडल होती हैं चीज़ें। इसी तरह से नीचे इसमें हमें कुछ सेक्शन वगैरह डालना है, तो क्या करोगे यहाँ पर इस कंटेनर के बाद में एक नया कंटेनर स्टार्ट करोगे, डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर ध्यान रखना रो डालना मैंडेटरी है, तो लिखोगे डॉट रो। रो के अंदर बनता है कॉलम। ठीक है, अब मान लो आपने अपने किसी सेक्शन में 3 कॉलम बनाने हैं तो कॉलम 3 टाइम लिखोगे, 4 बनाने हैं तो 4 टाइम लिखोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।